Hello student, welcome to you and in our classes। इसके पहले आपने क्लास 10th के लिए ज्योग्राफी में पहला चैप्टर आपने पढ़ा। आज हिस्ट्री में पहला चैप्टर शुरू किया जा रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें पहला टॉपिक आप समझेंगे राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद का मायने क्या होता है, मतलब क्या होता है। आप गौर करेंगे तो इसमें लिखा है कि एक ऐसी विचारधारा या भावना, अर्थात राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है के अंदर एक ऐसी भावना है जिसके द्वारा जनता में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एकीकरण, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एकीकरण के साथ साझी संस्कृति के भागीदार होते हैं। यानी राष्ट्रवाद के तहत किसी भी देश की अगर हम राजनीति की बात करें, सामाजिक बात करें और आर्थिक क्षेत्र की बात करें, तो उसमें एक साझी संस्कृति का रूप दिखाई देता है, एक सहयोग दिखाई देता है, जिसको हम एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में ऐसी विचारधारा को व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात यह राष्ट्रवाद है क्या, एक विचारधारा है जो किसी देश के प्रति, किसी राष्ट्र के प्रति लोगों के मन में, जनता के मन में एक साझी संस्कृति के भागीदार बनाता है, जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों को एकीकरण करता है, यानी संगठित करता है। दूसरे टॉपिक में आप देखेंगे कि राष्ट्र राज्य का उदय। इसमें आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि यूरोप की बात करें, यूरोप महाद्वीप के जितने भी देश थे उसमें जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा, एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा जो किसी भी देश के बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्यों के स्थान पर, यानी बहुराष्ट्रीय का मतलब यूरोप के समस्त देशों में 18वीं शताब्दी की अगर बात करें तो उस समय आप देखेंगे कि यूरोप के लगभग सभी देशों में एक वंश साम्राज्य की परंपरा, अर्थात उसको दूसरे शब्दों में कहें तो एक राजतंत्र की व्यवस्था थी। और उस राजतंत्रीय व्यवस्था में बहुत सारी खामियां, जो जब आप फ्रांसीसी क्रांति की बात आप पढ़े होंगे, 9th में आप पढ़े होंगे, तो आपने देखा कि फ्रांस में जो भी राजवंशीय शासन था, जो भी अभिजात कुलीन वर्ग या पादरी वर्ग था, जिनकी संख्या बहुत कम थी और अन्य जो जनसाधारण वर्ग थे उनकी संख्या अधिक थी, ऐसे में जो वंश साम्राज्य स्थापित था, यानी जो राजा राजघराना था, उनकी जो भी शासन व्यवस्था थी वह जनता के अनुरूप नहीं थी, जनता के सुख सुविधाओं के अनुरूप नहीं थी। तो ऐसे में अगर 19वीं शताब्दी की बात करें तो फ्रांस में वंश साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय ही हुआ। किसके कारण हुआ? राष्ट्रवाद के विचारधारा के कारण। इन्हीं राष्ट्रवाद की विचारा जो थी, राष्ट्रवाद की जो विचार थी, वह एक शक्ति के रूप में आप 19वीं शताब्दी में आप यूरोप के बहुराष्ट्रीय देशों में, यानी अन्य देशों में आप देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रवाद का उदय देखा जा सकता है या देखने को मिला। इसमें आप देखेंगे कि फ्रांस में पुराने राजशाही आदेश के स्थान पर, जो भी फ्रांस में राज व्यवस्था थी, जो भी राजशाही आदेश था, उसके स्थान पर ये जो लोकप्रिय राष्ट्रवाद का विकास क्यों हुआ? फ्रांस की 1789 की जो फ्रांस की क्रांति थी, उसी का परिणाम था, जो पुराने राजशाही आदेश के स्थान पर कौन सा
विचार आया लोकप्रिय राष्ट्रवाद का विचार। अब लोकप्रिय राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद के अंतर्गत क्या आया? फ्रांस में हमने देखा कि संयुक्त समुदाय की व्यवस्था देखने को मिली। संयुक्त समुदाय, जैसा कि आप जानते हैं संयुक्त समुदाय, समुदाय क्या होता है? नागरिक, लोगों का समूह होता है। तो जो भी लोगों का समूह था, जो भी अनेक वर्ग थे, उनका जो समुदाय था वो किस रूप में हो गया था? संयुक्त रूप में हो गया था। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब राज्य का उदय हुआ, राष्ट्रवाद की भावना लोगों के मन में आई, तो वहाँ का जो समुदाय जो अनेक वर्गों में बटा हुआ था और उसमें विसंगतियाँ व्याप्त थी, वह जो है संयुक्त रूप में समाहित हो गई। अर्थात समुदाय जो था वो क्या हो गया? संयुक्त हो गया। इसके अंतर्गत आप देखेंगे पितृभूमि, यह एक बहुत बड़ा फैक्टर राष्ट्रवाद के लिए। लोगों के मन में ये भावना आया कि पितृभूमि क्या होती है? व्यक्ति जिस स्थान पर पैदा होता है, जन्म लेता है, उसको हम उस स्थान विशेष को पितृभूमि के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और पितृभूमि से जाहिर सी बात है प्रत्येक व्यक्ति का एक भावनात्मक लगाव होता है जिससे वो जुड़ा होता है। तो संयुक्त समुदाय होने की वजह से पितृभूमि के प्रति यानी जन्म स्थान के प्रति लोगों के मन में एक अलग तरह से प्रेम की भावना विकसित हुई, जो एक राष्ट्रवाद की विचारधारा को व्यक्त कर। दूसरा चीज इसमें है नागरिक। जो आपके देश, आप अपने देश के नागरिक हैं, आप इस बात को गर्व से कहेंगे कि हम अपने देश के नागरिक हैं। और यह नागरिकता की जो भावना है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से प्रेरित है। फ्रांसीसी ध्वज, चूंकि आप बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में जो चीजें आई, जो राष्ट्रवाद की विचारधारा को प्रेरित करते हुए फ्रांसीसी ध्वज का विचार लोगों के मन में आया कि जैसे आपके देश भारतवर्ष में आपका तिरंगा है, तिरंगा झंडा जो आपका सम्मान और गौरव का प्रतीक है। तो फ्रांसीसी ध्वज यानी जिस प्रकार से आप अपने ध्वज के प्रति एक आत्मगौरव का आभास करते हैं, महसूस करते हैं, उसी प्रकार से ये फ्रांसीसी ध्वज का विचार फ्रांस के लोगों के मन में एक राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित एक अभिव्यक्ति थी। ऐसे विचार जो है राष्ट्रवाद के उदय का कारण है। इसके बाद से फ्रांस में एक समान कानून के साथ एक केंद्रित प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की गई। एक समान कानून, जैसा कि आप राजतंत्र की बात करें तो वहाँ पे कानून व्यवस्था तो थी, लेकिन वो किसके हाथ में थी? राजा के हाथ में नहीं थी। राजा के अनेक अधिकार थे, जिसमें महत्वपूर्ण अधिकार राजा का दैवीय अधिकार, दैवी सिद्धांत। राजा एक भगवान के रूप में होता था और उसके जो आदेश होते थे उसको सबको मानना होता था, चाहे किसी के लिए अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो जैसे ही फ्रांस की क्रांति हुई, वहाँ पे एक समान कानून की प्रक्रिया शुरू हुई। एक संसद के तहत समान कानून के साथ एक केंद्रित प्रशासनिक प्रणाली की व्यवस्था की गई, यानी कि एक संसद द्वारा निर्देश पारित किया गया, कानून पारित किया गया और वह चीज पूरे देश में, फ्रांस में उस चीज को लागू किया गया, जिससे लोगों को एक ऐसा कानून जो लोगों के हित के लिए था, उनके विकास के लिए था, तो एक समान कानून यानी सभी के लिए। एक समान कानून का मतलब सभी के लिए, चाहे छोटा हो, चाहे कृषक हो, चाहे कोई बड़ा मजदूर व्यवसायिक हो, चाहे राजा हो या फिर राजघराने का कोई प्रशासनिक अधिकारी हो। यानी कि ऐसे में इस एक समान कानून के साथ सबको एक समान कानून की व्यवस्था दी गई। राष्ट्रवाद के क्षेत्र में आप देखें क्षेत्रीय भाषा हतोत्साहित की गई। अनेक प्रकार की बोलियों को, क्षेत्रीय भाषाओं को हतोत्साहित करते हुए पेरिस में बोली और लिखी जाने वाली भाषा, जिसको हम फ्रेंच भाषा कहते हैं, यानी कि
क्षेत्रीय भाषा को हतोत्साहित करके फ्रेंच भाषा को एक समान भाषा के रूप में, एक समान राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। जैसा कि आपके देश भारतवर्ष का जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, और उस हिंदी से आपको एक अपनत्व का लगाव है, एक देश आपको लगता है कि हाँ हमारे देश में ये जो हमारा राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। उसी प्रकार से क्षेत्रीय भाषाओं को हतोत्साहित करते हुए फ्रांसीसी समाज, मौजूदा समाज ने फ्रेंच भाषा को एक समान भाषा के रूप में स्वीकार किया और इसको महत्व दिया। इस प्रकार से आप जो भी बिंदुओं को आपने सुना, आपने जिक्र किया, वह कहीं ना कहीं ये सब चीज फ्रांस की क्रांति के बाद जो फ्रांस में परिघटना घटी, जो घटनाएं घटी, उससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य का उदय सर्वप्रथम फ्रांस में ही शुरू हुआ, और उसका अनुकरण करते हुए, फ्रांस का ही अनुकरण करते हुए यूरोप के अन्य देशों ने इस चीज को अपनाया, यानी राष्ट्रवाद की विचारधारा को अपनाया। फ्रांस में ही नेपोलियन संहिता का जिक्र करेंगे, जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जब शासन संभाले उस समय नेपोलियन संहिता का निर्माण किया, जिसके तहत आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद के लिए नेपोलियन संहिता का भी एक महत्वपूर्ण योगदान आपको देखने को मिलेगा। तो जिसमें पहला चीज है, नेपोलियन संहिता में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया। नेपोलियन जो भी लोकतंत्र की व्यवस्था थी उसको नष्ट कर दिया, और उसके जगह प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश कर दिया। यानी कि जो भी शासन व्यवस्था अभी आप देख रहे थे उसमें कुछ बदलाव किया, यानी लोकतंत्र को नष्ट करते हुए उसने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, जिसमें आप देखेंगे 1804 ईस्वी में उन्होंने नागरिक संहिता का निर्माण किया। इसको सिटीजन कोड भी बोलते हैं, इसको नेपोलियन संहिता के नाम से भी जानते हैं। यानी 1804 ईस्वी में उन्होंने नेपोलियन संहिता में जो बातें कही, जिसमें पहली बात थी कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार, जैसा कि आप फ्रांस में आप जब फ्रांस की क्रांति के पहले की व्यवस्था को आप जब देखेंगे तो उसमें कुलीन वर्गों और पादरी वर्गों को विशेष अधिकार, यानी कि उनको एक स्पेशल जो राइट्स था उसको मिला हुआ था। यानी कि जो कुलीन वर्ग था, जो पादरी वर्ग था, वह जन्म से ही कुछ विशेष अधिकारों का वह अधिकारी होता था। जैसे अगर बात करें तो वह उसका जीवन शैली वैभवशाली और ऐशपूर्ण था। दूसरी बात अगर करें तो वह किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देता था, कर नहीं देता था। अन्य प्रकार की इसको विशेष अधिकार, यानी कि जिस कुल में वो पैदा हो गया, जैसे पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग में पैदा होते ही उसे एकाएक जन्म पर आधारित विशेष अधिकार उसे प्राप्त हो जाते थे। तो ऐसे में क्या होता कि इसको कुछ विशेष वर्ग को विशेष फायदा मिलता था, और अन्य लोगों को अभाव और दैनिक जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ता था। तो नेपोलियन संहिता में सबसे पहला काम नेपोलियन संहिता में किया गया कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। दूसरी बात में सामंती प्रणाली, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे सामंती प्रणाली में किसानों से जो कर वसूला जाता था, जिसको हम भूदासत्व या जागीरदारी कहते हैं, ऐसे प्रणाली को, ऐसे व्यवस्था को ये नेपोलियन ने क्या किया, समाप्त कर दिया। दूसरी बात, अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटाना, यानी कारीगरों का जो श्रेणी संघों पर नियंत्रण था
यानी आप शहरी क्षेत्रों में 19वीं शताब्दी अगर फ्रांस की बात करें तो कारीगरों जो औद्योगिक क्षेत्र में कारीगर होते थे उनका वर्चस्व कायम था। बाकी उनका श्रेणी संघों पर बहुत अधिक नियंत्रण होता था और इस नियंत्रण को हटाने का काम नेपोलियन संहिता में किया गया। दूसरी चीज नेक्स्ट जो परिवहन और संचार की व्यवस्था को कायम किया गया। परिवहन जैसा कि आप जानते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, संचार की व्यवस्था यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करना, इन सब क्षेत्रों में नेपोलियन संहिता में बेहद सुधार की व्यवस्था की गई थी। सार्वभौमिक कानून यूनिवर्सल लॉ, जिसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि ऐसा कानून जो सभी के लिए समान हो और हर जगह एक ही कानून हो। एक ऐसी देश की आप कल्पना कर सकते हैं आज के दौर में हर जगह उपलब्ध है जहाँ पे कानून जो है सार्वभौमिक होता है, यानी एक कानून जो है सबके ऊपर लागू होता है। उसमें ना ही तो कोई अमीर होता है और ना ही कोई गरीब होता है। ऐसे लोगों पर अलग अलग कानून नहीं है, सबके लिए एक समान कानून सार्वभौमिक कानून। ऐसी व्यवस्था नेपोलियन संहिता में की गई। दूसरी चीज मानवीकृत भार मापन एवं राष्ट्रीय मुद्रा। अगर वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में देखें तो मनुष्य ने मानवीकृत यानी स्वयं एक ऐसा भार मापन की व्यवस्था किया और मुद्रा का निर्माण किया जिससे देश के सभी क्षेत्रों में वाणिज्य और व्यापार की जो भी व्यवस्था थी वह सुचारू रूप से चलने लगी और इससे लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और बहुत ज़्यादा उनको फायदा मिलना शुरू हो गया। इस प्रकार से नेपोलियन संहिता में ये सारी चीज़ें जो आपको समझाया गया वह मुख्य रूप से कहीं न कहीं एक राष्ट्रवाद के विचारधारा को प्रदर्शित करती है। और ऐसी व्यवस्था अगर किसी भी देश में किसी भी समाज में है तो उसको हम एक राष्ट्रवाद के रूप में देख सकते हैं। तो जाहिर से हमारा जो भी एम है वो जो भी उद्देश्य है वह इससे निर्धारित होता है कि एक ऐसी विचारधारा राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके द्वारा जनता में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एकीकरण के साथ जो संस्कृति की साझी व्यवस्था है उसमें सभी लोग भागीदार होते हैं। आज के लिए बस इतना। आगे जो है अगले वीडियो में आपको